Hello friends, this is Ibrahim and welcome to Angel Institutes. Dear friend, today I just started a video that is known as रिगार्डिंग टू सेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल के रिगार्डिंग, और सेल में काफी चीजें आपको समझा चुके हैं। आज मेनली हम लोग को फोकस किस पे करना है कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है यानी जो सेल है, सेल के बिल्कुल सेंटर वाले में जो रीजन मौजूद होता है, जो न्यूक्लियस होता है, सिर्फ उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबा होने वाला है, ध्यान रहे, शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहेंगे। और एक चीज और, माइंड अपना शांत कर लेंगे और एक ऐसे जगह पे जाकर के बैठ जाएंगे जहां पे हल्ला ना होता हो। पता चले हल्ले वाले जगह पे बैठे हैं और आपको कुछ भी चीजें समझ में ही नहीं आए। आइए थोड़ी सी बात करते हैं न्यूक्लियस की। जैसे मान लो आपकी फैमिली है, ठीक है। फैमिली का मतलब ये समझ लो कि आपके घर वाले लोग हैं, एक मम्मी है, पापा है, ऐसे आपके भैया बहन सारे लोग हैं। तो आप थोड़ा सा नोटिस करोगे कि आपके सारे मेंबर्स तो मौजूद हैं, लेकिन उन सारे मेंबर्स को कंट्रोल कौन करता होगा? आपके पापा करते हैं। मम्मी तो करती होंगी बेलना वगैरह से, उसकी बात अलग है, लेकिन एडल्ट करने का मतलब है कि आपके पापा कंट्रोल करते होंगे। वैसे ही जो सेल है ना, सेल का जो पूरे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये आपके फैमिली के ऐसे कह लो कि मेंबर्स हुए। लेकिन उस मेंबर्स को कंट्रोल कौन करेगा? तो न्यूक्लियस करेगा। न्यूक्लियस का मतलब कौन? आपके पापा जी करेंगे। इसी तरीके से हमारे सेल्स के अंदर बिल्कुल सेंटर रीजन में क्या उपस्थित होता है? तो न्यूक्लियस। ओ यू यस, ठीक है। अब एक बात समझना, यदि न्यूक्लियस की बात करें ना, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। याद कर लेना, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले 1833 में 33 होगा शायद, 1833 से लेकर के 1831 एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1831। तो याद रहे, न्यूक्लियस का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किए थे? तो 1831 में किए थे। फिलहाल उनकी पब्लिश जो हुई थी 1833 में हुआ था। तो इसलिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस पे टिक करते हैं, इस पे नहीं करते। पब्लिश उस टाइम हुआ था, डिस्कवरी इस टाइम हुआ था। अच्छा एक चीज देखना, जैसे मान लीजिए किसी फैमिली में, जैसे मान लो हम हैं, तो हम एक सिंगल आदमी है, समझ ही रहे हो। सिंगल आदमी कहने का मतलब कि मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड नहीं मौजूद है। जैसे मान लो इब्राहिम सर है, ठीक है, तो इनका कोई भी ये नहीं है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे फ्रेंड्स सब हैं, सब उसके दो गो मौजूद है, सब एगो और दो गो मौजूद है, ठीक है। तुम लोग गलत सेंस मत लो, इसका मतलब कुछ और चीज हो रहा है, तुम लोग वही मतलब लेते हो। देखो आगे समझना, मान लो कोई और है, मेरा एक और भी फ्रेंड है, उसके एक ही नहीं 4-5 थे हैं लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सेल होते हैं ना, अच्छा ये हम थे ना, मेरी एक ही नहीं, मेरी एक भी नहीं है, ऐसे कंडीशन है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि कुछ सेल ऐसे होते हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं, उनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होता है, ग्रेन्यूल्स जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक भी नहीं मौजूद है। ग्रेन्यूल पार्टिकल कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेल जिनके पास एक भी न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता है। जैसे मान लो आरबीसी को देखो, आरबीसी का जो सेल होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं मौजूद होता है। आरबीसी के सेल में क्या न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता है। एटोल वो कैसे है? वो मेरी तरीके से, उसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं मौजूद है। आधी बात समझ में ना? लेकिन एक एनिमल है सिंगल सेल, जो भी सिंगल सेल होते हैं, जितने भी सिंगल सेल होते हैं, और सबके पास क्या होता है? एक सिंगल न्यूक्लियस उपस्थित होता है। दुनिया के जितने भी सेल होते हैं सबके पास क्या होता है? एक सिंगल न्यूक्लियस उपस्थित बिल्कुल ही जरूरी है। लेकिन आरबीसी एक ऐसा सेल है ना जिसके पास एक भी न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता है, वो बिल्कुल मेरी तरीके से। लेकिन सभी सेल के पास क्या होता है? एक एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। एक चीज और देखना, एक एनिमल है जिसका नाम है पैरामीशियम कॉर्डेटम, जानते हैं आप लोग? यस सर। पैरामीशियम CIUM कॉर्डेटम, और कॉर्डेटम का स्पेलिंग बोलना CAUDATUM, सही हो गया।
चलो पैरामीशियम कॉर्डेटम, ये जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है ना, इसके अंदर देखेंगे एक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की संख्या 2 होती है। एक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। देखो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो पहला सेल्स के अंदर न्यूक्लियस ही ना पाया जाए, दूसरा सेल्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाए, और तीसरा सेल्स के अंदर क्या हो 2 न्यूक्लियस मौजूद हो, जिसमें से एक को माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी न्यूक्लियस की संख्या कितना होगा? 2 ठे होगा, एक तो छोटा वाला और एक तो बड़ा वाला। अरे भाई कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक छोटी वाली एक बड़ी होगी। तो न्यूक्लियस की संख्या कितना हो गया? 2, एक छोटा न्यूक्लियस और एक क्या हो गया? बड़ा न्यूक्लियस। लेकिन एक दिखा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास न्यूक्लियस की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। जैसे देखो ना फंगस, जितने भी फंगस होते हैं उस फंगस के अंदर यदि न्यूक्लियस की बात करें ना तो न्यूक्लियस की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। और इस तरीके के फंगस, जैसे देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, मान लो ये फंगस का माइसीलियम है, फंगस का एक सेल है मान के चलो, तो इसमें देखो एक न्यूक्लियस 2 3 4 5 6 7 8 9, लो भाई इतना सारा हो गया, देख रहे हो? तो न्यूक्लियस की संख्या क्या हो? बहुत ज्यादा हो जाए। तो इस तरीके के कंडीशन को, जिसके पास बहुत ज्यादा ऐसे मौजूद हो क्या न्यूक्लियस, तो इस तरीके के कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। याद हो जाएगा? आपके फ्रेंड में कोई हो तो इसे कह सकते हो आप तो सिनोसिटिक कंडीशन शो करते हो। कहने का मतलब है कि आपके पास तो बहुत ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद है, बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा आप कंट्रोल होते हैं। तो सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब क्या है कि इसमें जब न्यूक्लियस की संख्या क्या हो? बहुत ज्यादा मौजूद। आया बात समझ में? इतनी चीजें एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जनरली हम लोग जानते क्या है, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831। As we know that the single cell have single nucleus, but in the RBC of the human they have no nucleus. RBC के पास क्या होता है? एक भी न्यूक्लियस नहीं होता है। And the paramecium chordatum have the double nucleus. paramecium chordatum के पास कितना न्यूक्लियस होता है? 2 को मौजूद होता है। लेकिन एक और भी है जिसका नाम क्या है? फंगस। फंगस के जो हाइफी होते हैं उस हाइफी में न्यूक्लियस की संख्या क्या कितनी होती है? बहुत ज्यादा होती है। और इस तरीके के कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलो आगे समझते हैं। ये तो रहा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में कि भाई न्यूक्लियस है क्या, न्यूक्लियस किसके पास कितना मौजूद है। फिलहाल अब हम लोग को समझना है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर का मतलब ना, यदि आप न्यूक्लियस को देखते हो तो वो कितना स्मार्ट दिखाई देगा, कितना क्यूट दिखाई देगा, कितना गोल दिखाई देगा, ये सारी चीजें हम लोग को समझना है। देखिए यदि न्यूक्लियस का यदि आप स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो वो आपको दिखाई देने वाला है बिल्कुल गोल। कैसा दिखाई देगा? ध्यान में रहे, बना रहे हैं यहाँ पे, कुछ टेढ़ा बड़ा बन जाए तो मैनेज करना। सही बना? सही है ना? गोल है ना? गोल नहीं है कोई बात नहीं। देखो ये जो न्यूक्लियस मौजूद है, ये केंद्रक जो मौजूद है वो वास्तव में है क्या? तो किसी भी सेल के सेंटर वाले रीजन में, जैसे सेल के कहाँ पे? सेंटर में मौजूद है। और इसके बाहर जो बाहर की तरफ ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ना, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलो सही है। सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वास्तव में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, ये सिंगल लेयर नहीं होता है, ये डबल लेयर होता है। थोड़ा यहाँ पे हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है? सिंगल नहीं होता है, डबल होता है। जिसमें बाहर वाली कवरिंग को हम लोग बोल देंगे आउटर मेम्ब्रेन, बाहर को क्या कहेंगे? OUTER, आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और अंदर वाले को क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है ना? अब एक चीज देखना, जो ये मेम्ब्रेन मौजूद है ना, इसके ऊपर छोटा छोटा ऐसे ऐसे छिद्र उपस्थित होते हैं। इसके ऊपर छोटा छोटा क्या उपस्थित होता है? छिद्र उपस्थित होता है। और इस छिद्र को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोपोर। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोपोर।
ओहो, ठीक है बात। इसका नाम क्या होगा? न्यूक्लियो POR। पोर मीन्स होता है छिद्र, ठीक है ना। जो न्यूक्लियस का पोर होगा, न्यूक्लियस में होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियस छिद्र। ये हुआ इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा एक चीज देखना, जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है ना, इन दोनों के बीच में कुछ जगह देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं आप? इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ आपको जगह देखने को मिल रहा है, और इस जगह को हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस वास्तव में क्या है? तो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना, जैसे मान लो ये हम है, मेरे बगल में कोई खड़ा है, तो उसके बगल में दोनों के बीच में कुछ गैपिंग होगा ना, बिल्कुल चिपक के तो खड़ा होगा नहीं। तो दोनों जो गैपिंग मौजूद होगा, उसी गैप को हम लोग क्या कहेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। आगे समझना। अच्छा, इसके अंदर देखोगे ना आप, तो कुछ ऐसे धागे जैसी संरचना मौजूद होता है, ठीक है। कुछ धागे जैसी संरचना मौजूद होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। कहाँ लिखे? यहाँ पे लिखते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है ना। अब एक चीज देखना, ये जो क्रोमैटिन थ्रेड जो मौजूद है ना, वो पूरे न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा गाढ़े रूप में ऐसे मौजूद होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक मौजूद होता है छोटा सा गोल सा संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। लेकिन फिलहाल देखना, ये जो आपका क्रोमैटिन जो थ्रेड है ना, ये क्रोमैटिन थ्रेड यदि ध्यान से देखोगे तो बाहर वाला थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है और अंदर वाला थोड़ा सा हल्का दिख रहा है। ऐसा फील हो रहा है ना? बाहर वाला थोड़ा सा गाढ़ा मौजूद है, ये वाला हल्का मौजूद है। तो बाहर वाला जो थ्रेड होता है, इसको हम लोग कहते हैं यू क्रोमैटिन। इसको क्या कहते हैं? यू क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। और जो अंदर वाला मौजूद होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। एडो कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्रोमैटिन थ्रेड जो है ना, ये दो प्रकार के होंगे। एक तो यू क्रोमैटिन और एक हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन कहाँ मौजूद होंगे? अंदर। और हेट्रोक्रोमैटिन कहाँ पे मौजूद होगा? बाहर की तरफ। अरे भाई, हेट्रोक्रोमैटिन गलती बोल दी है क्या? सही बात है, गलती नहीं बोले, सही ऐसे बोल दिए। देखो, अंदर वाला जो मौजूद है ना, उसको हम लोग कहेंगे यू क्रोमैटिन, और जो बाहर वाला मौजूद है उसे हम लोग कहेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। हमने पहले मिस्टेक हो गया, अंदर वाले को क्या कहेंगे? यू क्रोमैटिन, और बाहर वाले को क्या कहेंगे? हेट्रोक्रोमैटिन। बाहर वाला जो होता है ना, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। बाहर वाला क्या होता है? बहुत ज्यादा डार्क होता है। ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है ना। आगे की तरफ ध्यान देना, इसके अंदर जो है ना, पूरा का पूरा एसिड भरा रहता है। अरे भाई, लिक्विड लाइक जेली लाइक मटेरियल भरा रहता है, और इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो प्लाज्म भरा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। अरे भाई, जैसे साइटोप्लाज्म नहीं था, वैसे ही तो ये भी होगा। जैसे साइटोप्लाज्म, वैसे इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ये पूरा जेली लाइक जो मटेरियल है ना, उसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में एसिड मौजूद होता है, और ये एसिड को जो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये याद कर लेना, ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएनए भी बोला जाता है, ठीक है ना। और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आरएनए भी बोलते हैं। आरी बात समझिए। आगे समझना, लास्ट हमने एक टॉपिक छोड़ रखा है इसमें। जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
जैसे मान लो आपने देखा होगा वो गेंद जिससे मतलब क्या खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, उस पे देखोगे आप तो एक बाहर की तरफ एक ऐसे कपड़े का लेयर लगा रहता है ना, लेकिन वो कपड़े का लेयर जब उसे हटाओगे तो अंदर जो है पूरा का पूरा रबड़ भरा रहता है, रबड़ रहता है। वो रबड़ का काम यही रहता है कि उसको चिपकने ना देना, ऐसे कह लो दबने ना देना, रबड़ का यही काम होता है। सेम वैसे ही जो न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियस के इनर मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर लगा रहता है। जैसे देखो न्यूक्लियस के इनर मेम्ब्रेन में ऐसे कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर लगा रहता है इनर वाले मेम्ब्रेन में, और इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लैमिना। वास्तव में न्यूक्लियर लैमिना है क्या? तो न्यूक्लियर लैमिना ये वो मटेरियल है, ये वे सबस्टेंसेस हैं जो न्यूक्लियस को ऐसे कह लो चिपकने नहीं देता है। अब पता चले कि कोई सेल मौजूद है और सेल को कोई दबा रहा है, पूरा पूरा न्यूक्लियस ही चिपक गया, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो न्यूक्लियर लैमिना वास्तव में क्या है? ये सॉलिड रिजिड मटेरियल है दैट आर द रिस्पॉन्सिबल टू डू नॉट रीस्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसके तनाव, खिंचाव या फिर उसके धसाव, ऐसे चिपकने से क्या करता है? रोकने का काम करता है। ये सारी की सारी जो आपने स्ट्रक्चर देख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है किसका? न्यूक्लियस का। समझ में आ गया सारी चीजें? एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे? 1831 में किए थे। जनरली सिंगल सेल के पास सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन पैरामीशियम कॉर्डेटम में कितना न्यूक्लियस होता है? 2। फंगस के हाइफी में कितना होता है? बहुत सारे होते हैं। फंगस के हाइफी में बहुत ज्यादा होते हैं। ह्यूमन के आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। ह्यूमन के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन एक चीज देखना, जनरली ऐसे देखा गया है कि जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब समझ रहे हैं ना, जितने भी स्तनधारी होते हैं, सभी स्तनधारियों की जो सेल होती है ना, उस सेल्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। लेकिन दो चीज याद कर लेना, पहला कैमल और दूसरा लीमर। लीमर को हम लोग लामर भी कहते हैं, गांव में सुने होंगे कि बाबू सो जाओ नहीं तो लामर आ जाएगा। तो कैमल और लेमर ये दो ऐसे मैमल्स हैं जिनके न्यूक्लियस के आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होता है। हम लोगों के अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन कैमल और लीमर के जो आरबीसी होते हैं ना, उसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है। आगे की तरफ बात करें इसके स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर यदि ध्यान से देखा जाए तो सबसे बाहर से ये घिरा होगा किसके द्वारा? तो प्लाज्मा झिल्ली या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ। सबसे बाहर से घिरा हुआ किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला है इनर मेम्ब्रेन जो अंदर मौजूद होगा, और दूसरा है क्या? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो कि कहाँ मौजूद होगा? बाहर मौजूद होगा। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होगा उसे हम लोग कहेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये मेम्ब्रेन जो है जगह जगह पे छिद्र होगा, इस छिद्र को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोपोर कहेंगे। इसके अंदर पूरा का पूरा लिक्विड जेली लाइक मटेरियल भरा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर कुछ धागे जैसी, थ्रेड जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। और ये क्रोमैटिन थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो अंदर मौजूद होगा उसे यूक्रोमैटिन, जो बाहर मौजूद होगा उसे क्या कहेंगे? हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। लास्ट की तरफ बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल सा गोल संरचना लगा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। देखो न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस, ठीक है ना? क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। और लास्ट की तरफ क्या बच गया इसमें? ये इसके पास जो है ना कुछ रिजिड मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियस को ऐसे टाइट रखने का रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। इसमें एसिड भरा रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अच्छा एक चीज देखना, न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी जो है ना, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे अल्टमान और एक फ्रेडरिक नियशर ने सबसे पहले डिस्कवरी किया था। यानी न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी किसने किया था? अल्टमान ने। आगे की तरफ बात करें तो ये न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए, और दूसरा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके लिए आप बैठ करके नोट्स बनाओ, जो मन करे वो करो। फिगर पूरा का पूरा आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेकर पूरा का पूरा फिगर बना लेंगे। थैंक यू सो मच आपको इतना ज्यादा मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।